जब आप डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं तो आपको इसको भी देखना पड़ता है, इसको भी समझना पड़ता है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर्स आर वेरी सीरियस येट रिलेटिवली कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न सोसाइटी। ये वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ज्यादा पाया जाता है, ये नहीं कि हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं पाया जाता, वेस्टर्न के अंदर ज्यादा पाया जाता है। क्यों? वेयर देयर इज अ हैवी एम्फोसिस ऑन थिननेस एंड फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि वहां पर जो है फिजिकल अपीयरेंस वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस तो यहाँ पर भी दी जाती है, तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनसे कम करते हैं यहाँ पर ये डिसऑर्डर, यानी कि हमारे बड़े सगीर के अंदर। In fact, 30% of adolescents will be diagnosed with at least one eating disorder by their 20th birthday। मतलब 20 साल की एज तक जो एडोलेसेंट्स है ना, उनमें से 13% यानी कि 13% एडोलेसेंट एटलीस्ट वन डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज करते हैं, होते हैं। Furthermore, a large number of adolescents will engage in significant disordered eating behavior just below the clinical threshold। इसके अलावा कहते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स की जो हैबिट है ना, या ईटिंग डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं उनमें एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो क्लिनिकल थ्रेशोल्ड से नीचे होते हैं। क्लिनिकल थ्रेशोल्ड से नीचे इट मींस कि उनको हम डायग्नोज नहीं कर सकते ईटिंग डिसऑर्डर, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स वही होती हैं, वो कि कहीं ना कहीं जाके जो है ईटिंग डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया रह जाता है, बाकी वो करेक्टरिस्टिक्स सारी होती हैं। While there is no actual cause for exact cause for eating disorder, अगर हम इसकी causes की बात करें तो इसका कोई exact cause नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप बता दो कि इसका ये cause होता है और आप इसको जनरलाइज कर दो कि यार इसका cause यही होता है, इसी पर काम कर लो। The combination of biological, psychological and socio-cultural factors have been identified। अब ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ना, ये सारे फैक्टर्स मिलके इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कम्बिनेशन की फॉर्म में काम करते हैं और ईटिंग डिसऑर्डर को में अपना रोल प्ले करते हैं, उनको डेवलप करने में। विद इन द DSM-5 देयर आर 6 डिसऑर्डर्स क्लासिफाइड अंडर द फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। जो हमारी DSM-5 है ना, उसमें ईटिंग डिसऑर्डर का जो चैप्टर है ना, उसको बोला गया फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, कई जगह पर ईटिंग डिसऑर्डर लिखा हो, कई जगह पर फीडिंग और ईटिंग। DSM-5 में ऐसे लिखा है। 6 डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं उसके अंदर, जिसमें अच्छा कुछ पाइका र्यूमिनेशन डिसऑर्डर, उसके बाद अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये जो तीन लास्ट वाले 3 डिसऑर्डर है ना, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इसके साथ साथ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं जब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं, ये ज्यादातर यही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये आज 6 डिसऑर्डर्स हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। पाइका र्यूमिनेशन, अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग। अच्छा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीनिंग दैट द ओनली वन ऑफ दीज डायग्नोसिस कैन बी असाइंड। अब ये होता है कि ये जो डिसऑर्डर्स है ना, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये नहीं हो सकता कि सारे आपको एक ही शख्स के अंदर मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। कोई एक डिसऑर्डर होगा जो डोमिनेट कर रहा होगा, उसको आप डायग्नोज करोगे। एक्सेप्ट फॉर पाइका विच कैन बी गिवन एज अ डायग्नोसिस अलोंग विद एनी ऑफ द अफॉरमेंशन्ड ईटिंग डिसऑर्डर। लेकिन पाइका ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी भी डिसऑर्डर के साथ आ सकता है। Given how similar many eating disorders may present, it is important to review diagnostic criteria routinely। आपको अगर ये देखना है कि सिमिलर डिसऑर्डर्स हैं या सिमिलर डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया को, बहुत ध्यान से क्राइटेरिया को देखना पड़ता है कि कौन से क्राइटेरिया पर कौन सा डिसऑर्डर पूरा उतर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको डायग्नोज करते हो। Each of the primary feeding and eating disorders involve abnormal behavior concerning the act of consumption। यहाँ पर बेसिकली कंजम्पशन की बात हो रही है कि इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, कंजप्शन कंजप्शन कर रहे होते हो आप किसकी, फूड की। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज लेस कॉमन देन इन बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया से कम पाया जाता है, और बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा बिंज ईटिंग से कम पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर पाया जाता है। द ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर्स मे बी इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीज कर रहा है, इनकी जो ओवरऑल प्रेवलेंस है ना। द 3 रिमेनिंग स्पेसिफाइड डिसऑर्डर आर
प्लांटेड फ्रॉम द ओल्ड चाइल्डहुड एडोलेसेंस सेक्शन, इसको रहने दे, छोड़े। अच्छा, अब इनको शॉर्टली हम देख लेते हैं कि ये तमाम डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम ये 3 डिसऑर्डर जो हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, इसको देखेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर सिवियरली अंडरवेट, दीज पेशेंट्स सी देमसेल्व्स एज फैट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है खुद को ना फैट देखता है, इमेजिन करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, खाना पीना ही बंद कर देता है। वो बहुत स्मार्ट होता है, उसके बावजूद वो समझता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, ठीक है, मैं मोटा हो रहा हूं या मोटी हो रही हूं, फैट हो रही हूं, ठीक है, तो वो फिर खाना पीना छोड़ देता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे पहला डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, वो खाता ही नहीं है, जो इंडिविजुअल होता है ना, वो खाता ही नहीं है, वो पतला होता चला जाता है और कहता है कि मैं मोटा हो रहा हूं, ठीक है, उसको ये इश्यू होता है। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर दीज पेशेंट्स ईट इन binges देन प्रिवेंट वेट गेन बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग। अब यहां पर क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वो बहुत ज्यादा खाते हैं, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसको बिंजेस बोला गया। बिंजेस का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा करना, ठीक है, एक्सेसिव कोई चीज करना। अच्छा, अब ये वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पछताना शुरू कर देते हैं। जब पछताते हैं तो फिर उसको कंपनसेट किससे करते हैं, वो फिर वॉमिटिंग करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड, खुद से वॉमिटिंग करते हैं, जानबूझ के वॉमिटिंग करते हैं, पर्जिंग करते हैं, इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा वेट कम हो जाए या वेट बढ़े ही ना, जब खा लेते हैं, खाने के बाद की बात है। ऑल्दो पेरेंट्स इज important to their self evaluations, they do not have the body image distortion characteristics of anorexia nervosa। यहां पर वो सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं, लेकिन उसको इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती अपनी बॉडी की, यानी कि वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर वो बहुत ज्यादा सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को बार बार देख रहे होते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार वो चेक करते हैं, कहीं मोटा तो नहीं हो गया, कहीं मोटी तो नहीं होगी मैं, ठीक है, तो वो उस वजह से खाना ही बंद कर देते हैं। उनको अपना जो स्मार्ट होना भी ज्यादा लग रहा होता है, ठीक है, उनको पतला होना भी मोटा लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं, बहुत कम खाते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर होते चले जाते हैं। उसके बाद है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, दीज पेशेंट्स ईट इन बिंजेस बट डू नॉट ट्राई टू कंपनसेट बाय वोमिटिंग, एक्सरसाइजिंग और यूजिंग लैक्सेटिव्स। अब यहां पर क्या होता है, बिंज ईटिंग का जैसे मैंने आपको बताया, बिंज का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा करना, तो यहां पर वो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कंपनसेट नहीं करते। कंपनसेट का मतलब वो वॉमिटिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और कोई और चीज या कोई और तरीका नहीं अपनाते उसको कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जैसे हमने ऊपर देखा था बुलिमिया नर्वोसा के अंदर, वो क्या करते हैं, वो कंपनसेट करते हैं, अगर ज्यादा खा लेंगे पछतावे की वजह से क्या करेंगे, वो वॉमिटिंग करते हैं खुद से, खुद से, यानी कि मिसाल के तौर पर उंगली मुंह में उंगली डालेंगे और सारी वॉमिट कर देंगे जो भी खाया होता है, पछतावे की वजह से कहीं मोटे ना हो जाए। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर वो बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन कोई उल्टी वगैरह नहीं करते, वॉमिटिंग वगैरह नहीं करते, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, ठीक है। उसके बाद पाइका हमारे पास एक और डिसऑर्डर है, द पेशेंट ईट्स मटेरियल दैट इज नॉट फूड। इसमें इंडिविजुअल वो चीजें खाता है जो फूड नहीं होती। आपने देखा होगा बच्चे कोई बाज दफा बच्चे क्या कर रहे होते हैं, फूड नहीं होता, कोई और चीज ही खाना शुरू कर दे, प्लास्टिक खा लिया, कोई लकड़ी खा ली, इस तरह की चीजें, ये पाइका डिसऑर्डर होता है। rumination disorder, the person can persistently regurgitate or rechews food already eaten। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है। इसकी मुझे एक मिनट रुकिएगा, प्रोनाउंसिएशन भूल गई इसकी, क्या पढ़ा था मैंने, जी से था या ई से था, regurgitate, हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन होती है रिगर्जिटेट, रिगर्जिटेट। अच्छा, द पर्सन परसिस्टेंटली रिगर्जिटेट एंड रीच्यूज फूड ऑलरेडी ईटन। अब इसमें क्या करता है इंडिविजुअल के, वो जो खाना खा लेता है ना, खाना खा लेता है, उसको आपको शायद अजीब सा लगे, उसको क्या करता है, दोबारा से अपने मैदे से मुंह में ले आता है, मुंह में ले आने के बाद उसको दोबारा से खाना शुरू कर देता है, दोबारा से उसको निगल लेता है। ये रिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर करता है ऐसा वो, ठीक है। रिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर क्या करता है, वो वाला खाना जो खा चुका होता है, स्वेलो कर चुका होता है, निगल चुका है, उसको दोबारा से वापस ले आके आता है और उसको दोबारा से चबाना शुरू कर देता है।
वैसे ये अजीब सी बात है और कराहत सी आती है, लेकिन ऐसा करता है। ये एक हमारा ना क्लास फेलो था बचपन में। बचपन इसका मतलब, बचपन का मतलब ये है कि उसके बाद हमारा मतलब कि उसके साथ नहीं हो सका आगे बढ़ना। प्राइमरी में वो हमारे साथ पढ़ता था, तो हमसाया भी था हमारा। वो ये वाली चीज करता था, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, यार ये कैसे कर लेता है। वो ऐसे करता है, उसने खा लिया ना, खा लिया, खाने के बाद वो कहता था यार मैं वापस वो आपको लाके दिखाऊं खाना जो मैंने खाया है। तो वो वापस ले आता था अपने मुंह के अंदर। एक दफा मैंने उसको ना पीस लेके दिया, आपको जो आजकल वो पड़े होते हैं बेकरी के अंदर है ना, वो नरम सा पीस, मैंने उसको लेके दिया। मैंने कहा यार इसको खा के बाद, खाने के बाद आपने अपना मुंह चेक कराना है हमें, उसके बाद आपने उसको वापस लाना है। तो हम तो समझ रहे थे वो जादू कर रहा है, लेकिन वो इस तरह से मतलब ये वाली चीज कर रहा था वो। अच्छा वो क्या करता है, उसने क्या किया, खा लिया, खाने के बाद उसने हमें मुंह दिखाया खाली था बिल्कुल। फिर थोड़ी देर के बाद, अच्छा उसने उंगली भी नहीं डाली अपने मुंह के अंदर, उसने उंगली भी नहीं डाली। और उसने वो वापस ले आया, वापस ले आने के बाद उसने हमें दिखाया यार ये देखो मेरे मुंह में है। तो वो हम बड़ा हैरान होते थे। तो और वो जब हमने ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ा तो वो ऐसा समझ आई कि वो कैसे करता था। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। ये ताहिरा आप सही कह रही हैं, खास तौर पर ये शोबिस के अंदर भी ऐसा होता है सम टाइम ना। शोबिस के अंदर भी ऐसा होता है कि वो अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए, खास तौर पर जो गर्ल्स होती हैं, फिगर को मेंटेन रखने के लिए वो ये कर रही होती हैं कि खाना अगर ज्यादा, पहली बात तो वो खाते नहीं है। खा लिया, अगर किसी दिन ऐसा लगा कि खा लिया, तो वो पछतावे की वजह से, डर की वजह से क्या करते हैं, वो वॉमिटिंग कर देते हैं खुद से। अच्छा उसके बाद अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल्स फेलियर टू ईट इनफ लीड्स टू वेट लॉस आर अ फेलियर टू गेन वेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो ना मतलब कि खा नहीं पाता, इसमें रिस्ट्रिक्ट करता, अवॉइड करता है खाने को, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है और वेट गेन नहीं कर पाता। उसके बाद अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर, यूज वन ऑफ दीज कैटेगरीज फॉर अ डिसऑर्डर ऑफ फीडिंग और ईटिंग दैट डज नॉट मीट। कोई भी डिसऑर्डर जो है ना, ऐसा डिसऑर्डर जो किसी एक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया पूरा ना कर रहा हो, लेकिन वो ईटिंग डिसऑर्डर ही हो, उसको बोलेंगे अनस्पेसिफाइड स्पेसिफाइड डिसऑर्डर। यहां तक कोई क्वेश्चन आपको समझ आ गई, ये जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं, जल्दी से लिख के बता दे मुझे। बाकी भी सुन रहे हैं कि नहीं? ये जो मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, ये 5-6 लाइनों में, ये सारा ईटिंग डिसऑर्डर की ये सारी एक्सप्लेनेशन यही है, बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब नीचे डिटेल हम वही पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा ईटिंग डिसऑर्डर डिसऑर्डर समझ आ जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, हम हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है 6। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमें जो देखने को मिलते हैं वो है 3 डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, ये पहला डिसऑर्डर है, इसको याद रखने का तरीका भी आपको बता दूं। पहला डिसऑर्डर है जिसमें वो खाता ही नहीं है बिल्कुल, इंडिविजुअल लड़का या लड़की बिल्कुल खाता ही नहीं है। ठीक है, वो स्मार्ट होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है या होती चली जाती है, उसके बावजूद उसको लग रहा होता है कि मैं पतली नहीं मोटी हूं, मैं स्मार्ट नहीं, मैं मोटी हो रही हूं, तो उस वजह से वो और खाना कम कर देते हैं। ठीक है, या अपने आप कह सकते हैं सेल्फ इमेज की वजह से उनको वो परसीव कर रहे होते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, तो वो खाना बंद कर देते हैं। हालांकि अगर किसी और से पूछे तो वो कहेंगे यार ये तो बहुत स्मार्ट हो आप मोटे तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनकी नजरों में लग रहा होता है कि मोटे हैं। दूसरा डिसऑर्डर, दूसरे में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, दूसरे डिसऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनसेट करते हैं वॉमिटिंग करके, खुद से उसकी ना वॉमिटिंग कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम मोटे ना हो जाएं। तीसरे डिसऑर्डर के अंदर वो बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन वॉमिटिंग नहीं करते, यानी कि कंपनसेट नहीं करते उसको। ठीक है, ये इस सीरीज में आपने याद रखना है, पहले डिसऑर्डर में बिल्कुल नहीं खाते, दूसरे डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन उसको कंपनसेट करते हैं वॉमिटिंग करके, तीसरे में बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन उसको कंपनसेट नहीं करते। ठीक है, बेंज ईटिंग का मतलब ही यही होता है कि बहुत ज्यादा खाना। लेकिन इसमें यह है कि अच्छा बुलिमिया नर्वोसा के अंदर भी बिंज ईटिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें वो वॉमिटिंग करते हैं, बिंज बुलिमिया नर्वोसा में वॉमिटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग में वो वॉमिटिंग नहीं करते। ये इसमें आपने इसको इस तरह से याद रख लेना है।
उसके बाद पाइका की बात करते हैं। पाइका डिसऑर्डर क्या होता है? वो डिसऑर्डर जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है नॉन वो चीजें खाता है जो फूड नहीं होती। लकड़ी खा ली, प्लास्टर खा लिया, कोई और चीज मिली वो खा ली। उसके बाद रिमिनेशन डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, वो जो खाना खा लिया होता है उसको दोबारा से चबाना शुरू कर देता है, दोबारा से अपने मुंह में ले आता है। अवॉइडेंट का मतलब है खाने से अवॉइड करता है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर, इसमें ये होता है कि कोई भी डिसऑर्डर किसी एक क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा, यानी कि उसमें मिक्स सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, यही वाली चीज जो मैंने आपको बता दी है कि उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल खाता ही नहीं है, इंडिविजुअल जो है खाता ही नहीं है, और वो अपने आप को परसीव कर रहा होता है कि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ, इस वजह से क्या खाना छोड़ देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसके साइंस देख लेते हैं। टिपिकल वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंडिविजुअल विद एनोरेक्सिया नर्वोसा आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, एक तो इमोशनल या बिहेवियरल और दूसरे हैं फिजिकल साइंस, ये सिम्टम्स होंगे। सम इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स इंक्लूड ड्रामेटिक वेट लॉस, उसके बाद वेट, कैलोरीज एक्सेट्रा, फ्रीक्वेंट कमेंट्स अबाउट फीलिंग फैट, ईटिंग अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ फूड्स, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। फिजिकल सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, में इंक्लूड डिजीनेस, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन कंसंट्रेटिंग, फीलिंग कोल्ड, स्लीप प्रॉब्लम्स, थिनिंग हेयर और हेयर लॉस, मसल वीकनेस। ये इसके फिजिकल और इमोशनल साइंस होते हैं इसके एनोरेक्सिया नर्वोसा के। अगर आपको ये नर्वोसा जो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में अगर आपको डाउट हो जाए ना कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो ए वाला पहला है और बी वाला दूसरा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये देखें। एनोरेक्सिया यानी कि एबीसी में पहले ए आता है ना, तो ए वाला पहला होगा और बी वाला दूसरा है, बुलिमिया नर्वोसा। और बिंज ईटिंग तो इन दोनों से डिफरेंट हो गया ना, वो तो आएगा लास्ट में। तो एनोरेक्सिया में बिल्कुल नहीं खाता, बुलिमिया में खाता है लेकिन उल्टी कर देता है, वॉमिटिंग कर देता है। बिंजिंग में बहुत ज्यादा खाता है लेकिन वॉमिटिंग नहीं करता। तो इसको याद रखने का तरीका है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम जी बुलिमिया नर्वोसा। ये भी हमने बड़े अच्छे से देख लिया है। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वो क्या करता है, बहुत ज्यादा खाता है लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए फिर एक्सरसाइज कर रहा होता है और क्या कर रहा होता है, वोमिटिंग कर रहा होता है खुद से। अच्छा, बिंज ईटिंग क्या होता है? बिंज ईटिंग यहाँ पर उसको लिखा भी हुआ है, डेफिनेशन भी है, मैंने अलग से लिखनी थी, मेरे जहन से निकल गया। बिंज ईटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम वेयर द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम is significantly more than most people would eat during a similar time period। आप नॉर्मल लोग जो किसी मखसूस टाइम के अंदर जितना खाना खाते हैं ना, ये जिनको डिसऑर्डर होता है ना, वो उतने टाइम में उससे ज्यादा खाना खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। अगर आप नॉर्मली खाना खाते हैं, यानी कि एक रोटी, डेढ़ रोटी या दो रोटी खाते हैं आप 10 मिनट में, यानी कि आपका जो नॉर्मल रूटीन है 10 मिनट में आप दो रोटी खा लेते हो या 15 मिनट में, हर बंदे की अपनी रूटीन है। लेकिन ये क्या करेंगे, उसी 10 मिनट के अंदर चार रोटी, पांच रोटी, छह रोटी खा जाएंगे। ठीक है, जो बिंज ईटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल रूटीन है उसके मुताबिक तो दो रोटी खानी चाहिए, लेकिन वो दो की बजाय छह रोटी खा जाएंगे, चार रोटी खा जाएंगे। तो ये भी एक निशानी होती है इनको समझने की। अच्छा, इंडिविजुअल विद बुलिमिया नर्वोसा ऑफन रिपोर्ट अ सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग। अब यहाँ पर उनका वो ये रिपोर्ट करते हैं कि हमें कंट्रोल नहीं रहता खाने पे ना। ड्यूरिंग दीज बिंज ईटिंग एपिसोड्स, व्हाइल नॉट ऑलवेज, दीज बिंज ईटिंग एपिसोड्स आर यूजुअली फॉलोड बाय अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट विद वन सेल्फ। मतलब वो बाद में फिर पछतावा होता है उनको, वो गिल्टी फील करते हैं। विच लीड्स टू अ कंपनसेटरी बिहेवियर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वही कंपनसेटरी बिहेवियर शो करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। This cycle of binge eating and compensatory behavior occurs on average at least once a week for 3 months। once a week for 3 months, 3 महीने के लिए हफ्ते में एक बार ऐसा होगा, फिर वो हम डिसऑर्डर उसको कर देंगे। It is important to note that while there are periods of severe calorie restriction like anorexia, the two disorder cannot be diagnosed simultaneously। वही वाली बात कि दो डिसऑर्डर हम साथ ही उसको, यानी कि एक साथ दो डिसऑर्डर को हम डायग्नोज नहीं कर सकते, कोई एक डिसऑर्डर ही होगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा आर सिमिलर टू एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके साइन और सिम्टम्स भी एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे होते हैं। दी सिम्टम्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू हाइडिंग फूड रैपर्स आर कंटेनर्स आफ्टर अ बिंजिंग,
एपिसोड, फीलिंग अनकंफर्टेबल, ईटिंग इन पब्लिक, डेवलपिंग फूड रिचुअल्स, लिमिटेड डाइट, ये वाली चीजें उनमें कहता नहीं पाई जाती। उसके बाद आ जाते हैं हम सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा टिपिकली प्रेजेंट लेटर इन डेवलपमेंट, लेट एडोलेसेंस। ये जो सिम्टम्स शो होते हैं कब शो होते हैं? लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में ये शो होते हैं। सिमिलर टू एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा इनिशियली प्रेजेंट्स विद माइल्ड रिस्ट्रिक्टिव डाइटरी बिहेवियर्स। पहले वो उसका जो बिहेवियर होता है ना वो माइल्ड होता है, ना मतलब कि कम होता है ना बहुत ज्यादा यानी कि सीवियर होता है, बस माइल्ड सा होगा। हाउएवर एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग इंटरप्ट द डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। बाद में फिर वो बिंज ईटिंग क्या करती है? बिंज ईटिंग एपिसोड यानी कि ज्यादा खाना जो होता है, कॉजिंग बॉडी वेट टू राइज अराउंड नॉर्मल लेवल्स। बाद में इसका बॉडी वेट अराउंड रोज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इन रिस्पॉन्स टू वेट गेन पेशेंट इंगेज इन कंपनसेटरी बिहेवियर। जब उनका वेट जो है बढ़ जाता है या बढ़ जाना शुरू हो जाता है, सॉरी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर वो कंपनसेटरी बिहेवियर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ये भी हमने बड़े अच्छे से ऊपर देख लिया कि इसमें क्या करता है, वो बहुत ज्यादा खाता है कोई इंडिविजुअल लड़का या लड़की, और उसके बाद क्या होता है वो उसको मतलब कंपनसेट नहीं करता, वॉमिटिंग वगैरह नहीं करता है। is similar to bulimia nervosa is that in that it involves recurrent binge eating episodes along with feeling of lack of control during। वही वाली बात, binge eating में इसको कंट्रोल नहीं होता, खाता चला जाता है, ठीक है। however these episodes are not followed by a compensatory behavior। इसमें compensatory behaviors नहीं होता, इसकी यही पहचान है। Despite the feeling of shame or guilt at post binge, individual with BED will not engage in vomiting। वो कहता है कि इनमें इनमें भी वो पछतावा होता है उनको, वो गिल्टी फील करते हैं ज्यादा खाने की वजह से, लेकिन वो कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं करते। ये नहीं कि मतलब वो जैसे ऊपर था बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देते, ये नहीं करते। These binge eating episodes occur on average at least once a week for 3 months। 3 महीने में अगर वीक में एक दफा ऐसा हो रहा है तो हम इसको डायग्नोज करेंगे। Because these binge eating episodes occur without compensatory behaviors, individuals with BED are at risk for obesity and related healthcare disorder। चूंकि ये कंपनसेटरी बिहेवियर शो नहीं करते, वॉमिटिंग वगैरह नहीं करते, अपना ख्याल नहीं करते, इस वजह से इनको ओबेसिटी या उससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं या डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, यानी कि मोटापा वगैरह हो सकता है। उसके बाद while much is still being researched about binge eating disorder, current research indicates that the onset of BED is later than that of anorexia nervosa and bulimia nervosa। उनसे ये जो एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा ये तो लेट एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड में होते हैं ना, ये जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है ये उससे बाद में होता है, कहते हैं उन दोनों के बाद। Most patients are middle aged and approximately 1/3 or more are male। 1/3 मेल होते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर आल्सो अपीयर टू बी मोर फेजिक रादर देन परसिस्टेंट। ये फेजेस में होता है ना कि persistent, with individual experiencing significant time periods where their binge eating episodes are in control। The gender discrepancy in BED is much smaller than that of anorexia nervosa and bulimia nervosa। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली ज्यादातर जो होते हैं ना, खास तौर पर एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये उसमें फीमेल में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि फीमेल ही जो है बॉडी को लेके ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, फिगर को लेके ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो ये डिसऑर्डर खास तौर पर समझ ले उन्हीं के लिए बने हैं। ये नहीं मतलब इसका ये भी मतलब नहीं है कि मर्दों में नहीं होते, लेकिन मर्दों में रेशो इसकी कम होती है, क्योंकि फीमेल का जो है खुद को परसीव करना, या हमारी सोसाइटी का आप कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी ने इस चीज को एक मतलब के बना दिया है कि फीमेल को अपनी फिगर का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। अगर वो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, उनको वैल्यू नहीं दी जाती, सिंपल सी बात। और रियलिटी भी है ये बहुत हद तक, ठीक है। तो इस वजह से भी ये एक जब हम रीजंस पढ़ेंगे, कॉजेज पढ़ेंगे, तो ये भी एक रीजन है बहुत सारी रीजंस में से कि ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं फीमेल में ज्यादा। अब देखें ना, आपने देखा होगा
कि बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों को आपने अपनी फैमिली में या अपने आसपास देखा होगा, जो मर्द होगा ना वो मोटा होगा, उसका इतना सारा पेट निकला होगा, लेकिन उसकी वाइफ जो होगी वो आपको लग नहीं रहा होगा कि इसकी वाइफ है। बहुत स्मार्ट सी, या बहुत आप कह सके जैसे उसने खुद को मेंटेन रखा होता है। लेकिन जो मर्द है या उसका हस्बैंड है, उसने खुद को मेंटेन ही नहीं रखा। उसका पेट बाहर निकला हुआ है, उसके बाल भी सही से नहीं बने हुए, और बॉडी की पूरी जो शेप है वो भी किसी शेप में ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो उनका आपस में मतलब वो होता है और रिलेशनशिप चल रहा होता है। और शादी में बहुत सारी ऐसे हो जाती हैं कि मर्दों को देखा ही नहीं जाता, उनकी बॉडी को देखा ही नहीं जाता। ठीक है, बस ये देखा जाता है जी वो कमाता कितना है। जबकि फीमेल को उसके कमाने की बात ही नहीं की जाती, एजुकेशन की बहुत दफा बात नहीं की जाती, लेकिन ये देखा जाता है कि उसने खुद को मेंटेन रखा हुआ है कि नहीं। ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। तो ये चीजें भी हैं जो जो ईटिंग डिसऑर्डर को कॉज करती हैं। हाँ जी, चांसी बहू चाहिए होती है। सामने चाहे लड़का, चाहे उनका एक पहाड़ जैसा ऊंचा नीचा ही क्यों ना हो, बहू चांसी होनी चाहिए और मेंटेन रखा हो बहू ने। ये सारी चीजें होती हैं। तो रियलिटी भी है ना, लड़कियां भी तो शादी कर लेती हैं ना, लड़कियां भी ज्यादा इस चीज को बॉदर ही नहीं करती। हालांकि लड़कियों को भी चाहिए अपनी डिमांड रखे जी, हमें ऐसा हस्बैंड चाहिए जो जिसने खुद को मेंटेन रखा हो। आपने देखे ना, आप जरा शोबिज में ही जाके देख लें, आपको बहुत सी ऐसी शादियां नजर आती हैं जो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये शादी कोई जोड़ था इनका। बेजोड़ सी शादी होती है, लेकिन क्यों? वो स्टेटस की वजह से शादियां हो जाती हैं। लड़के का स्टेटस अच्छा होता है और लड़की इधर से फेमस होती है, जब उसने खुद को मेंटेन ही इतना अच्छा रखा होता है कि वो कर लेते हैं। वो उनको मतलब कि प्रपोजल भेजते हैं, लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो जो शख्स है वो मर्द है, वो बड़ा कामयाब है, बिजनेसमैन है, बड़ा पैसा है। तो इस तरह होता है बहुत सारा ना, बहुत दफा ऐसा ही होता है। ये फिल्मों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं रियलिटी में कर रहा हूँ। बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगी, बेशुमार मिसालें कि वो जोड़ लग ही नहीं रहा था कि ये जोड़ा बनना चाहिए, कपल बनना चाहिए, लेकिन बन गया। ये यहाँ पर समरी लिख दी है ऊपर, जो हमने सारा पढ़ा है उसको देख लीजिएगा। यहां तक के क्वेश्चन। बाकी भी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे बाकी? नताशा, रुबाब, समिया, ताहिरा, महनूर। अब इसके एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है प्रेवलेंस, कि कितना ये डिसऑर्डर पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द DSM-5, द प्रेवलेंस रेट फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा अमंग यंग वुमेन इज 0.4%, 0.4%, वेयर एज द प्रेवलेंस फॉर द बुलिमिया नर्वोसा इज 1 to -1.5%, while binge eating disorder, sorry, 1% to 1.5%. While binge eating disorder is still a relatively a new diagnosis, the estimated prevalence rate is in female is 1.6%. ये फीमेल के अंदर देखें सारी प्रेवलेंस को बता रहा है। प्रेवलेंस रेट्स फॉर मेल्स विद एनोरेक्सिया और बुलिमिया आर अननोन। मर्दों का पता ही नहीं है कि उनमें कितनी पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि मर्दों में कम होता है ना, मर्दों को इतना ज्यादा वो ये डिसऑर्डर बेसिकली क्यों होते हैं? ये डिसऑर्डर बॉडी इमेज की वजह से होते हैं। मैं आपको बता दूं मेन रीजन बॉडी इमेज की वजह से होंगे। और बॉडी इमेज का सारा इशू होता है लड़कियों को। लड़कों को कोई मसला नहीं होता, उनको पता है कि हम अच्छा कमाते हैं तो सारा काम सेट हो जाएगा। लड़कियों को पता है कि हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। However, research suggests that the female to male ratio is approximately 10:1। अब ये देखिए कितनी बड़ी रेशो है, यानी कि 10 के मुकाबले में एक, यानी कि 10 खवातीन को और सिर्फ एक मर्द को होगा। ये इतना मतलब डिफरेंस आ रहा है। The estimated prevalence rate for BD is male is 0.8%. The ratio between female to males with BD is much less skewed than its anorexia nervosa। ये इनकी जो मेल और फीमेल में रेशो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में, ये कम होती है, बहुत कम होती है अकॉर्डिंग उनके मुकाबले में, बुलिमिया और एनोरेक्सिया में के मुकाबले में।
कॉमोर्बिडिटी, कॉमोर्बिडिटी का मतलब होता है कि कौन कौन से डिसऑर्डर और भी हो सकते हैं साथ इसके एनोरेक्सिया नर्वोसा, सॉरी, ईटिंग डिसऑर्डर के साथ कौन से डिसऑर्डर लाई कर सकते हैं या किन डिसऑर्डर की वजह से ये हो सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज रेयरली अ सिंगल डायग्नोसिस, बहुत कम पाया जाता है कि सिर्फ एनोरेक्सिया नर्वोसा आपको देखने को मिले या डायग्नोज किया जाए। हाई रेट्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर आल्सो कॉमन अमंग इंडिविजुअल्स विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। बहुत दफा ऐसा होता है कि डिप्रेशन की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, बाइपोलर की वजह से, एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से बाइपोलर हो, सॉरी, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा या सुना ही होगा एटलीस्ट कि डिप्रेशन का पेशेंट था, वो बहुत ज्यादा खाता था, डिप्रेशन का पेशेंट था बहुत कम खाता था। इस तरह की आपको बातें सुनने को मिली होंगी या आपने खुद भी देखा होगा, या अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कुछ केसेस में कि अगर हम उदास होते हैं तो खाते नहीं है सही से। मेरे साथ तो ये है कि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग जब उदास होते हैं तो वो उस वक्त तबाही मचा देते हैं खाने वाली। तो ये इस तरह भी हो सकता जो आता है कि डिप्रेशन में या तो बंदा बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है या बिल्कुल ही बंद कर देता है। ये डिप्रेशन वाला जो कोमोर्बिडिटी आपको सबके साथ मिलेगी ऑलमोस्ट, तीनों डिसऑर्डर के साथ। इसके साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, इसके इसके साथ जो है अल्कोहल अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज, इसके साथ एनोरेक्सिया के साथ। उसके बाद बुलिमिया, द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल डायग्नोज्ड विद बुलिमिया नर्वोसा आल्सो प्रेजेंट विद एटलीस्ट वन अदर मेंटल डिसऑर्डर। ये बुलिमिया नर्वोसा भी आपको इसके साथ एटलीस्ट एक डिसऑर्डर लाजमी मिलेगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। सिमिलर टू एनोरेक्सिया नर्वोसा देयर इज आल्सो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम एज वेल एज बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें बाइपोलर भी मिल सकता है आपको, डिप्रेशन भी मिल सकता है। While some experience mood fluctuations as a result of their eating patterns, a large number of individuals will identify mood symptoms prior to the onset of bulimia nervosa। वो कहते हैं कि मूड सिम्टम्स पाए जाते हैं बुलिमिया नर्वोसा डायग्नोस होने के बाद सम टाइम, कुछ लोगों में। एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी पाया जाता है, उसके साथ साथ आपको इसके अंदर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर भी मिलता है। वही ऊपर वाली बात जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद बिंज ईटिंग के अंदर आ जाते हैं। सिंस बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज अ न्यू डायग्नोसिस, रिसर्च रिगार्डिंग कोमोर्बिडिटी विद अदर मेंटल डिसऑर्डर इज स्टिल डेवलपिंग। अभी इस पर रिसर्च हो रही है। प्रीलिमिनरी एविडेंस सजेस्ट दैट बीईडी शेयर सिमिलर कोमोर्बिडिटीज विद एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। इसके अंदर भी वही वाली चीजें कॉमन है जो हमने ऊपर देखी हैं। इसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, बाइपोलर भी हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज इनके साथ हो सकते हैं। उसके बाद है जी एटियोलॉजी, यानी कि इसकी रीजंस कौन कौन सी हो सकती हैं इन डिसऑर्डर्स की। तो देख लेते हैं जी, कोई एक रीजन नहीं होती है, ये हमने ऊपर ही देख लिया था। बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इंक्लूड अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड डिस्ट्रप्शन। बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर अब वही आपको पता है कि आपकी जेनेटिक आपकी जो जेनेटिक्स हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि अगर फैमिली में किसी को था तो फैमिली में पेरेंट्स से बच्चों में आ गया। उसके बाद है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, आपका जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है जी कॉग्निटिव कॉज। Cognitive cause of eating disorder include distorted thought patterns and over evaluation of body size। आपके जो थॉट्स हैं या कॉग्निशन है, परसेप्शन है, उसमें इशू जब आ जाता है तो उस वक्त आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मोटा देखना शुरू कर दें या बहुत ज्यादा पतला देखना शुरू कर दें, ठीक है। जो पहला है ना एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसमें जो इंडिविजुअल परसीव करेगा बहुत मतलब कि मोटा, खुद को मोटा परसीव करेगा तो वो खाना बंद कर देगा। जो दूसरे दो है ना, एनोरेक्सिया बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, सॉरी, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग, उसके अंदर वो खुद को स्मार्ट परसीव करता है, पतला परसीव करता है, जिसकी वजह से वो फिर ज्यादा खा लेता है। अच्छा, उसके बाद सोशियो कल्चरल कॉजेज। अब ये कॉग्निटिव की बात हो रही थी कि अगर आप सोचते रहेंगे ना कि यार शायद मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं वेट गेन कर रही हूँ या वेट गेन कर रहा हूँ, तो ये आपकी कॉग्निशन बेसिकली यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर आपके थॉट्स में इशू है, आपके परसेप्शन में इशू है, तो वो फिर आपको उस तरफ लेके चला जाता है ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ। उसके बाद सोशियो कल्चरल कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इंक्लूड द आइडियलाइजेशन ऑफ थिन मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस बाय द मीडिया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर क्या है, आप मीडिया से आप क्या करते हैं, आइडियल बना लेते हैं किसी को,
जेंडर से या फैमिली इन्वॉल्वमेंट से आप क्या करते हैं, खुद पर असरअंदाज करते हैं, करवाते हैं चीजें। मिसाल के तौर पर मीडिया की बात कर लेते हैं, आप मीडिया में देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, तो आप उनको क्या बना लेते हो, आइडियल। आप देखते हो वो तो उन्होंने तो खुद को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, स्लिम और स्मार्ट रखा हुआ है, खासतौर पर लड़कियों की बात करें तो फिर जो लड़कियां होती हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं। जब वो कॉपी करने की कोशिश करती हैं तो वो ऐसा ऐसा नॉर्मेलिटी की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह से आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इसमें रोल प्ले करेगा, जेंडर भी रोल प्ले करेगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी रोल प्ले करती है, फैमिली भी आपकी रोल प्ले करती है। उसके बाद है जी, पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ परफेक्शनिज्म एंड लो सेल्फ स्टीम आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू डिसऑर्डर रिलेटेड टू ईटिंग, वेट और बॉडी शेप। जब आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है, इसके साथ साथ आप परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं ना, कि आपने खुद को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखना है, और इसके साथ साथ मतलब कि आपने परफेक्ट बनाना है खुद को, सेल्फ स्टीम लो होना, इसका मतलब ये होगा कि आप जैसे ही वेट गेन करने लगते हो तो आप खुद को लो फील करवाते हो, खुद को फील करते हो कि यार मतलब मुझे लोग अच्छा, मुझे अहमियत नहीं देंगे, मुझे लोग अच्छा नहीं समझेंगे, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। इस वजह से आप क्या करते हो, फिर डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हो। या तो आप खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट तस्वर करते हो, या बहुत ज्यादा फैटी तस्वर करना शुरू कर देते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप परफॉर्म करते हो। अच्छा, अदर कॉजेज, मूड डिसऑर्डर इसके कॉज हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया इसका कॉज हो सकता है, सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर इसका कॉज हो सकता है, ये भी अपना रोल प्ले करता है। और जो सिंपल ओबेसिटी होती है वो भी अपना रोल प्ले करती है इसमें, ईटिंग डिसऑर्डर्स में। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें, एनोरेक्सिया नर्वोसा को अगर आपने ट्रीट करना है तो सीबीटी के थ्रू करेंगे, उसके बाद एफबीटी के थ्रू करेंगे। सीबीटी क्या होता है आपको पता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आप इसमें थॉट्स पर भी काम कर रहे होते हो, इसके साथ साथ आप बिहेवियर पर भी काम कर रहे होते हो। एफबीटी क्या होता है, एफबीटी स्टैंड फॉर फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट। आप इसमें फैमिली के साथ वर्क करते हो और फैमिली को सिखाते हो, कहते हो कि अपना रोल प्ले करें इस डिसऑर्डर का इलाज करने में, या इसको हेल्प करने में अपने पेशेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर को। इसमें तीन पार्ट होते हैं, या 16 से 18 सेशंस होते हैं 3 फेजेस के अंदर। ये जो एफबीटी है ना, फैमिली बेस्ड थेरेपी, सबसे पहले पेरेंट्स टेक चार्ज ऑफ वेट रेस्टोरेशन, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरा फेज क्या होता है, क्लाइंट्स ग्रेजुअल कंट्रोल ओवर ईटिंग, क्लाइंट क्या करता है, ओवर ईटिंग पर कंट्रोल करता है। उसके बाद एड्रेस डेवलपमेंटल इश्यूज इंक्लूडिंग फॉस्टरिंग ऑटोनॉमी फ्रॉम पेरेंट्स। अब यहां पर क्या होता है, बाद में फिर जो लास्ट फेज होता है उसमें समझाया जाता है पेशेंट को, डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, अगर हम खाना सही से खाते हैं प्रॉपर तो क्या उसका फायदा होगा, नहीं खाते तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ज्यादा खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद उसको खुद मुख्तार बनाने की कोशिश करते हैं, ऑटोनॉमी उसमें क्रिएट करने की, डेवलप करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो डिसऑर्डर से निकलेगा ना। बुलिमिया नर्वोसा, इसमें भी हम सीबीटी के थ्रू ही इलाज कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू। तो उसके बाद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर हम जो सीबीटी है, इसके सीबीटी के मतलब कि सीबीटी को भी यूज कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जैसे कि ऊपर वाले जो दोनों डिसऑर्डर्स में हमने यूज किया है। इसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिकेशंस हैं उनको भी यूज कर रहे होते हैं हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर। अच्छा, उसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी भी हम इसमें यूज कर रहे होते हैं, एज वेल एज डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी भी यूज कर रहे होते हैं, हैव आल्सो बीन इफेक्टिव इन reducing binge eating episodes, however they have not been effective in weight loss। वेट लॉस में तो नहीं है, लेकिन उसकी जो ये है कि कॉग्निटिव थेरेपी हो जाती है। अच्छा, गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑफ कोर्स टू एलिमिनेट बिंज ईटिंग एपिसोड। इसमें बिंज ईटिंग उसकी हमने खत्म करनी होती है, एज वेल एज रिड्यूस बॉडी वेट, एज मोस्ट इंडिविजुअल्स विद बीडी आर ओवरवेट। इसमें वेट भी लॉस करवाना होता है हमने। उसके बाद सीइंग एज बीडी हैज ओनली रिसेंटली बीन एस्टेब्लिश्ड एज सेपरेट ईटिंग डिसऑर्डर, अब इसको सेपरेट डिसऑर्डर के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन की बात करें, गिवन द हाई कोमोर्बिडिटी बिटवीन ईटिंग डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर भी बात की थी कि कॉजेज के अंदर, सॉरी, कोमोर्बिडिटी के अंदर ये जो तीनों ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी मिलेंगे, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर आपको मिलता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपको मिलता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सीवियर केस है, सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी के साथ आप इसको नहीं कर पा रहे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ, तो फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस देना पड़ती हैं। क्योंकि ये बहुत कोई अच्छा मेथड नहीं है,
लेकिन फिर भी हमें जरूरत के वक्त इसको अपनाना पड़ता है और देना पड़ती हैं एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ये इसकी समरी है हमारे ट्रीटमेंट की, इसको देख लीजिएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा एंड हो चुका है।